ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 से पार्ट 14 तक की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 15 देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे भी आप वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, आपके फ्रंट पेज पे पहले ऐसे ही पेज ओपन होकर के आएगा। पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सीबीडी एग्जाम क्वेश्चन पेपर वाले पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहले वेबसाइट globalit.org के नाम से मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पे मैंने जैसा कि आपको बताया था, फ्रंट पेज पे ही थोड़ा सा नीचे करने पे आप देखिए ये सारे ऑप्शन आपको सामने मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। यहाँ पे फिर पूछेगा भाई इलेक्ट्रिशियन का पीडीएफ, फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इंजीनियरिंग, फिटर का चाहिए, फिटर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब फिटर फर्स्ट ईयर है, फिटर सेकंड ईयर है। अब पूछेगा भाई कौन सा वाला चाहिए, फिटर फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, सेकंड ईयर का। ठीक है, अब आपको किसका चाहिए भाई, फर्स्ट ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लिया हमने, अब नीचे स्लाइड करेंगे, हमें यहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए फिटर थ्योरी पीडीएफ पार्ट 1 से पार्ट 10 में 10 पार्ट में 50-50 एक पार्ट में क्वेश्चन है, सब यहीं पे अपलोड किया गया है। प्लस इसके जस्ट नीचे फिटर प्रीवियस ईयर, मतलब जो सीयूटी एग्जाम में आए हुए पेपर है उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था। दोनों एक ही जगह से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर हम बात कर ले टेस्ट वाला, टेस्ट कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही होम पेज पे आप आए थे नीचे, तो आपको पहला ही ऑप्शन था ना आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पर मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे को स्लाइड कीजिएगा। पूछेगा भाई किसका टेस्ट देना है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए और यहां पर देखिए फिटर थ्योरी टेस्ट 1, फिटर थ्योरी टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। ठीक है, तो जिसका भी आपको टेस्ट देना, टेस्ट 5, टेस्ट 6, जिसका भी देना, उस पर बस स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है, टिक करना है, नेक्स्ट करना है। फिर जो भी आए हमारा उस पर क्या कर लेना, टिक कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, टिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से आप टिक करके नेक्स्ट करके आसानी से बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। आप एक बार देख करके देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है भाई आज का हमारा, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित, ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल, जो यह होल बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है, यह पूछ रहा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना इस पे लाइन चला देता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। यह देखिए, यह है हमारा, यह है इधर इस तरह से बना हुआ है, ये एक हमारी सीट है और इसमें यह इस तरह से होल बनाया हुआ। पूछ रहा है कि थी होल का मतलब क्या है। देखिए ये हमारा होल बना हुआ है ऐसे ना, होल है या गोलाई में। ठीक है, कैसे है, यहाँ से शुरू हुआ है ऐसे 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 गोलाई में। ठीक है, ये इधर चला गया हमारा, इधर आ गया, इधर। तो इस तरह से हमारा सीट है और इसमें इस तरह से होल हमारा बना हुआ है। तो इसी होल को पूछ भी रहा है कि जो हमारा यह होल बना हुआ है डियर, यह होल एक्स के रूप में दिखा करके कि यह होल क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह होल हमारा क्यों बना हुआ है। दरअसल होता क्या है, कोई अगर मान लीजिए आपके पास सीट है, जैसे ये सीट है देख रहे हैं, इसको बाद में मोड़ा गया है, यही हमारा दोनों है ना। इसको देखिए क्या किया, एक मान लीजिए इस वाले को है, इसको भी हमने नीचे की तरफ मोड़ दिया और इस वाले सिरे को, दोनों को नीचे की तरफ मोड़ देंगे, इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे, इसको, तो ऐसे बॉक्स बन जाएगा ना। ऊपर वाला सिरा बचेगा, यह वाला हिस्सा इधर नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, तो ऐसे बॉक्स टाइप का बन जाएगा ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने जरूरत के हिसाब से, देखिए यहाँ पे क्या किया, एक को ऊपर की तरफ, मतलब इस वाले सीट को ऊपर की तरफ मोड़ दिया और इस वाले सीट को नीचे की तरफ मोड़ दिया, है ना। इसको ऊपर मोड़ दिया, यहाँ ऊपर उड़ गया ना, ऐसे ऊपर मोड़ दिया और इसको इधर नीचे को मोड़ दिया। तो इस तरह से भी मोड़ा जा सकता है। तो जब हमें सीट को मोड़ना होता है, जब हमारे पास सीट होगी ना, मान लीजिए हमने होल नहीं बनाया है, हमने क्या किया है, होल नहीं बनाया है, नॉर्मल हमारे पास सीट है जिसमें होल हमारा नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इस नॉर्मल सीट को यहां से मोड़ना चाहेंगे, इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इसके फटने का डर रहेगा, क्रैक होने का डर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको ऊपर की तरफ उठाते हो, यहाँ पे होल वगैरह नहीं बना हुआ, तो सीट क्या होगी, जब यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा इसको खड़ा करने में, तो यहाँ पे क्रैक हो सकती है, फट सकती है। इसी क्रैकनेस से फटने के लिए, इसी क्रैक को बंद करने के लिए, हमारी सीट क्रैक ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे होल बना देते हैं। अब होल बना हो तो सीट को मोड़ेंगे तो आराम से यहाँ से इस वजह से सीट मुड़ जाएगी और हमारी सीट क्रैक भी नहीं होगी। या तो यहाँ से आप मोड़ेंगे तो इधर से ऊपर नीचे जिधर भी मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, और होल बने होने की वजह से हमारी सीट क्रैक नहीं होगी, मतलब क्रैक होने से रोकता है, क्रैक को बंद करता है। तो ऑप्शन पहला जो है, अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करना, क्रैक नहीं आने देता, इसीलिए हम लोग होल बना करके फिर सीटों को किसी आकृति में मोड़ते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पे क्या था भाई, मेक गुड अपीयरेंस है या फिर फैसिलिटी इजी बेंडिंग, मतलब आसान बेंडिंग से कोई मतलब नहीं है। मेक गुड अपीयरेंस, मेक गुड अपीयरेंस का मतलब है देखने में अच्छा लगे, तो देखने में अच्छा लगे इसके लिए होल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या दोस्त फुट रिवेटिंग का कारण क्या है। यह क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया भी है कि जब हम लोग दो सीटों को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो पहले होल बनाते हैं, फिर दोनों होल को एक सीध में लाने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। जब दोनों होल एक सीध में आ जाता है तो रिविट डाल देते हैं। रिविट डालने के बाद दोनों सीटों को नजदीक ले आते हैं जिससे कि उन सीटों के बीच में गैप ना रहे। यहाँ पे देखिए दोनों सीटें अच्छे से एक दूसरे के नजदीक नहीं आई थी, बीच में गैप रहा था, इसलिए हेड बनाते समय आधा हेड यहाँ बन गया आधा यहाँ बन गया। तो इसीलिए हेड बनाने से पहले दोनों सीटों को नजदीक ले आया जाता है और दोनों सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए रिवेट सेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिवेट सेट, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि क्या क्या दिक्कत हुई इसमें। देखिए पहला है बर बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में बर, तो मैंने आपको बताया था वह इस तरह से होता है। देखिए इधर प्लेट बिल्कुल चिपकी हुई है एक दूसरे में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक दो बर आ गए जिससे प्लेट के बीच में गैप रह गया। यह कब होता है, तो जब हमारा जब सीयर मशीन के द्वारा हम लोग कटाई कर रहे होते हैं सीट की और दोनों ब्लेड के जो सीयर मशीन के दोनों ब्लेड अपर ब्लेड और लोअर ब्लेड उनके बीच में ज्यादा क्लियरेंस हो तो फिर कटाई करते समय सीट में क्या बर बन जाता है और वो दोनों प्लेट के बीच में आ जाता है जिससे थोड़ा उनमें गैप रह जाता है। तो वो हमारा क्या है, प्लेटों के बीच में बर आ जाना। टू लिटिल अलाउंस गिवन, जब हम बहुत कम अलाउंस दें, किसके लिए, हेड बनाने के लिए। जब हेड बनाने के लिए कम अलाउंस देंगे, कम अलाउंस देने का मतलब कम मटेरियल देंगे, कम मटेरियल मिलेगा तो छोटा हेड बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे नॉर्मल है कि इधर हेड बनाने में छोटा हेड बन गया क्योंकि उसे अलाउंस कम मिला, मटेरियल कम मिला, ठीक है। उसके बाद है टू मच अलाउंस, कम अलाउंस दे दिया, यहाँ पे ज्यादा अलाउंस दे दिया। भाई कम अलाउंस देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा हेड छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर हम अलाउंस ज्यादा दे दे, मटेरियल ज्यादा दे दे हेड बनाने के लिए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा है भाई, तब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा ना कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हेड है बनाएंगे ऐसे, देखिए आया और ये एक्स्ट्रा मटेरियल होने के एक्स्ट्रा बगल में निकल गया ना, यहाँ पे देखिए ऐसे आया और ज्यादा मटेरियल होने की वजह से एक्स्ट्रा बगल में। वैसे बिल्कुल सीधा नॉर्मल हेड बन जाता, लेकिन ज्यादा मटेरियल है, ज्यादा अलाउंस दे दिया हमने, मतलब ज्यादा मटेरियल छोड़ दिया हेड बनाने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा साइड साइड में ऐसे निकल जाएगा, बह जाएगा। तो वही हमारा क्या होता है, टू मच अलाउंस, जब ज्यादा अलाउंस दिया जाता है तब ऐसा बनता है। अब यह कौन सा वाला होगा, तब आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग, मतलब सही तरह से हमने प्लेटों को इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग, आप प्लेट सही तरह से जुड़ी नहीं थी, इस वजह से आधा हेड बीच में आधा यहाँ बन गया, प्लेटों के बीच में गैप रह गया था, हमने रिवेट सेट यूज नहीं किया था, इस वजह से ये दिक्कत आई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। देखिए साइड किनारे से कोई भी हमारी प्लेट होती है ना, जो हमारी प्लेट होती है, कोई भी हमारी प्लेट है, तो जब हम इस पे रिवेट लगाते हैं तो रिवेट लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम उस रिवेट को प्लेट के ज्यादा किनारे न लगा दे, उससे कुछ मिनिमम दूरी होती है कि कम से कम हमें इतना दूरी किनारे से छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप रिवेट ज्यादा किनारे पे लगा दोगे ना, मान लीजिए आपने इतना किनारे लगा दिया, पता चला जब आप रिवेट को टाइट करोगे ना तो यहाँ साइड से क्रैक होकर के हमारी सीट फट जाएगी। तो इसलिए हम लोग रिवेट को ज्यादा किनारे पे नहीं लगा सकते हैं, किनारे से भी कुछ निश्चित दूरी छोड़ी जाती है। अब आप कहोगे कि यार ऐसी दिक्कत है तो क्यों ना हम बहुत ज्यादा दूर पे लगा दे। अगर आप ज्यादा दूरी पे लगा दोगे, आपके पास दो सीटें हैं, एक सीट है दूसरी सीट है, दोनों को आपस में जोड़ना है, पता चला आप ज्यादा किनारे लगाओगे तो सीट क्रैक हो सकती है, क्रैक होकर रिवेट हमारी निकल जाएगी। और आप क्रैकने से बचने के लिए ज्यादा दूर लगा दिए, तब क्या होगा, देखिए आपने रिवेट यहाँ लगा दिया, अब इतना दूर इसमें गैप रह गया ना, तो यहाँ पे सीटें क्या होगी, अपने आप खुल जाएंगी। क्या होंगी, सीट ऐसे खुल जाएगी, क्योंकि साइड में यहाँ आपने ज्यादा गैप छोड़ दिया है, रिवेट ज्यादा, इसीलिए हमें एक निश्चित दूरी पर लगाना पड़ेगा। ज्यादा अंदर कर देंगे तब यहाँ पे गैप हमें क्या होगा, गैप ज्यादा मिल जाएगा तो सीटें हमारी खुल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा दूर भी नहीं लगा सकते, ज्यादा नजदीक भी नहीं लगा सकते, किनारे से ज्यादा दूर भी नहीं कर सकते, किनारे के ज्यादा नजदीक भी नहीं कर सकते। तो कितना करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, भाई कितना करना है। तो चलिए वो बात करते हैं हम लोग कितना करना है। तो जो हम करते हैं ना सीट के किनारे से, तो हमारी जो सीट है, ठीक है, तो सीट पे जो रिवेट होती है, सीट की मान लीजिए रिवेट हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो सीट के किनारे से कितना दूरी होता है, तो सीट के किनारे से यह जो होता है हमारा 2D, कितनी दूरी पे भाई, सीट के किनारे से 2D। डी क्या है, रिवेट का व्यास है। रिवेट का व्यास क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, वह फिर से बता देता हूं कि हमारा जो रिवेट होती है ना, जो हमारे पास रिवेट होती है, रिवेट का जो सैंक का डाया होता है, रिवेट का हेड हो गया, रिवेट का जो सैंक का, या इधर हमारा टेल बन जाएगा, तो रिवेट के सैंक का या जो डाया होता है, यही क्या होता है हमारा, यही हमारा होता है रिवेट का व्यास। सैंक के डाया को रिवेट का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिवेट को सीट के किनारे से कितनी दूरी पे लगाएंगे, तो 2D, मतलब 2 गुणे डी क्या है, रिवेट का व्यास है, डी क्या है हमारा, रिवेट का व्यास है। तो मतलब 2 गुणे मतलब रिवेट का जितना व्यास होगा उससे दुगनी दूरी पर हम लोग सीट के किनारे से रिवेट को लगाते हैं। आई बात समझ में, 2D दूरी पे,
ठीक है। जबकि आपके एग्जाम में ना यूपीआर जनरल में एक क्वेश्चन आया था, तो वहां पे 1.5 डी माना गया है कि किनारे से कितनी दूरी पे होना चाहिए, 1.5 डी माना चाहिए। पर यहाँ आपके निम्मी वाले क्वेश्चन में आपके आईटीआई में 2 डी मानता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे डाया रिवेट, ऑप्शन भी सही हो जाएगा 2 डी। ठीक है, किनारे कितना, तो जो रिवेट का व्यास है उससे 2 गुनी दूरी पे हम लोग रिवेट को लगाते हैं किनारे से। और मैंने बोला कि ज्यादा अंदर भी नहीं लगा सकते, किनारे से तो पता चल गया कि हमें मिनिमम किनारे से इतना गैप रखना पड़ेगा, पर मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मतलब किनारे से मैक्सिमम कितनी दूरी तक बना सकते हैं हम लोग, तो वह होता है हमारा कितना दूरी तक, तो यह होता है कितना दूरी तक बनाएंगे, तो प्लेट की मोटाई से 10 गुना से अधिक दूरी नहीं, 10 गुना से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में, प्लेट की मोटाई की, हम कितनी मोटी प्लेट जोड़ रहे हैं, तो 2 चीजें हो गया कि कितना कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो हमारा 2D से कम दूरी नहीं होना चाहिए, प्लेट के किनारे से रिवेट यहां हम जोड़ रहे हैं वो 2D से कम नहीं होना चाहिए, और किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो प्लेट की मोटाई है उससे 10 गुना से अधिक किनारे से दूरी नहीं होनी चाहिए, 10 गुना से अधिक किनारे से दूरी नहीं होनी चाहिए, किनारे से 10 गुना से अधिक, प्लेट की मोटाई से 10 गुना से अधिक किनारे से दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया, प्लेट की मोटाई से डिपेंड करेगा और यहाँ व्यास से करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके रिवेट का व्यास क्या है, मैं बोलूं आपका रिवेट जो है 20 mm, इसका जो व्यास है वो 20 mm है, तो हमारा रिवेट किनारे से कितनी दूरी पर लगेगा, तो 2D मतलब 2 गुणे डी का मतलब व्यास 20, मतलब रिवेट हमारा 40 mm की दूरी पर लगेगा किनारे से। आई बात समझ में, यहीं पे अगर रिवेट का व्यास मैं कितना मान लो, रिवेट का व्यास मान लो मैं 5 mm है डियर, कितना है 5 mm, तब किनारे से कितना दूरी पे लगेगा, तो 2D 2 × 5 मतलब 10 mm दूरी पे, किनारे से 10 mm की दूरी पे हमारा रिवेट लगेगा। यही मैंने 2D आपको बताया था ना, 2 × 2 गुणे डी मतलब डाया रिवेट, रिवेट का व्यास। एक चीज और होता है इसमें कि जैसे हमारी एक रिवेट है ना, अब मान लीजिए तो मैं किनारे से बता दिया, पर मान लीजिए हमारे प्लेट पे एक रिवेट यहाँ लग गई, एक रिवेट यहाँ लग गई, 2-3 रिवेट इस तरह से लग रही है ना, तो इसमें भी ध्यान देना होता है कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितना रखे। देखिए यह जो रिवेट है ना, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। आई बात समझ में, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी होती है जो, वो पिच कहलाता है। और एक कितना रखना चाहिए, देखिए इसमें भी वही दिक्कत है कि अगर मान लीजिए हम ज्यादा नजदीक कर दे, एक रिवेट यहाँ पे, दूसरी रिवेट यहीं इसके बगल में, तीसरी रिवेट इसके बगल में, अगर ज्यादा नजदीक रिवेट लगा देंगे ना, तो जब रिवेटिंग करेंगे उसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सीट पे क्रैकनेस उत्पन्न हो गया और यहाँ बीच से हमारा क्या होगा, एक क्रैकनेस उत्पन्न हो गया और बीच से सीट फट जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर भी दूरी रखते समय ध्यान रखना होता है कि एक मिनिमम दूरी की, इससे कम नहीं कर सकते, और ज्यादा अगर कर देंगे रिवेट के बीच में ज्यादा गैप कर देंगे तो वही दिक्कत आएगी, सीट बीच में क्या होगी, खुल जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, बीच में खुलने लगेगी। तो इसका भी ध्यान रखना कि गैप ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कितना रखा जाता है, तो ये व्यास का 3 गुना 3D कितना रखा जाता है, या 2D होता है। हालांकि एग्जाम में 1.5D माना गया है, 1.5D माना गया है, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आपके आईटीआई में 2D ले रहा है तो 2D ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि आपके ऑप्शन में 1.5D था भी नहीं। और एक पीछे दूसरे, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी, ये तो किनारे से बात हो गया। आप एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितना रखना चाहिए, तो हम रखेंगे कितना डियर, 3D। कितना रखेंगे, 3D। ठीक है, 3 गुणे रिवेट का व्यास क्या होगा भाई, 3 गुणे रिवेट का व्यास। फिर इसमें भी बारी आएगी कि भाई किससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो इसमें जो है हमारा जो प्लेट कितना ज्यादा नहीं रखते, तो प्लेट की मोटाई से, प्लेट की मोटाई से 24 गुना से अधिक दूरी नहीं, 24 गुना से अधिक दूरी नहीं। बात आई समझ में, मतलब हम 3D से कम नहीं रख सकते और प्लेट की मोटाई से किससे कम नहीं रख सकते, 3 गुना व्यास से कम नहीं रख सकते, और प्लेट की मोटाई से 24 गुना से अधिक नहीं रख सकते। किससे कम नहीं रखना, किससे अधिक नहीं रखना, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि हाथ कतरनी में मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसका पूछा। हालांकि सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस प्लेट कहते हैं। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये हमारा क्या है भाई, लीवर हैंडल है, लीवर हैंडल है ना। और यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको पूछ देता तो हमारा बॉडी कहलाता, मशीन का क्या कहलाता, बॉडी कहलाता। फिर उसके बाद यहाँ पे यह जो है हमारा क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है, इसको क्लैंपिंग डिवाइस, क्लैंपिंग
डिवाइस या कहीं कहीं पे वाइस भी बोल देता है। क्या बोल देता है? वाइस भी बोल देता है, ठीक है। उसके बाद यह जो है हमारा इसको या इसको दोनों की बात है, यह किसको पूछ रखा है? तो यह हमारा जो है एक्स के रूप में जो पूछ रखा है क्या हो जाएगा? अपर ब्लेड। यह क्या है हमारा? अपर ब्लेड। इसी यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, अपर ब्लेड, ठीक है। यहाँ पूछे चाहे यहाँ पूछे, दोनों एक ही बात है। क्या है हमारा? अपर ब्लेड है। क्या है? अपर ब्लेड है। उसके बाद यह नीचे वाला पूछता हमारा, तो ये हमारा लोअर ब्लेड हो जाता, लोअर ब्लेड। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऊपर वाला पूछा था क्या है? अपर ब्लेड। ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, अपर ब्लेड, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो कह रहा है शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया भी कि जैसे हमारा फोर्जिंग शॉप में एनविल होता है, फोर्जिंग शॉप में क्या होता है हमारा? फोर्जिंग शॉप में एनविल होता है। एनविल पे हम लोग क्या करते हैं? एनविल पे किसी भी जॉब की जब फोर्जिंग कर रहे होते हैं तो एनविल पे रख करके फिर हैमर से चोट लगाते हैं, तो उस जॉब को सपोर्ट प्रदान करने का काम क्या करता है? एनविल करता है, जिससे हम लोग धातु को पीट पीट कर किसी आकार में बदल सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं। तो उसको सपोर्ट कहाँ प्रदान किया जाता है? एनविल में। वैसे ही सीट मेटल पे जब हमें किसी आकृति में बनाना होता है, उस पर जब सीट मेटल पे हमें कोई काम करना होता है तो उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए स्टेक काम में आता है। कौन आता है? स्टेक। तो यह क्या करता है? सपोर्टिंग टूल है, सपोर्ट प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या? यह उपकरण मैं आपको दोनों पहले ही बता चुका हूं, ऑप्शन सॉल्व करते समय मैंने बताया था। क्या बताया था? डॉली क्या होता है भाई? तो हमने बताया था रिविट की हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यह जो नीचे की आकृति है, इसमें रिविट की हेड का आकार बना होता है। देख रहे हैं ना, ऐसे रिविट के हेड का आकार बना होता है। जब हम लोग रिविट पे कोई काम कर रहे होते हैं तो रिविट की हेड को इसमें सपोर्ट प्रदान किया जाता है, जिससे इसका रिविट का हेड खराब ना हो। रिविट की हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए डॉली यूज करते हैं, उसके हेड को खराब होने से बचाने के लिए। रिविट सेट, तो यह जो ऊपर वाला है हमारा भाई, यह रिविट सेट है। रिविट सेट क्या करता है? दो सीटों को नजदीक लाने के लिए बताया था ना। तो आप देखिए सपोर्ट देकर के ये दोनों सीटों को नजदीक लाना है, तो ये हमारा क्या है? रिविट सेट है। इसका हिस्सा यहाँ करके सीट से टकरा गया, यह देखिए इसके अंदर रिविट का टेल चला गया और ये हमारा ऊपर चला गया। क्या है? यह रिविट सेट है हमारा। तो यह आकर के यहाँ दबाएगा, सीटों को नजदीक ले आएगा। तो रिविट सेट क्या करता है? दो सीटों को नजदीक लाने का काम करता है। फुल रिंग, देखिए फुल रिंग क्या है? तो ये वाला जो फिगर है आपका फुल रिंग का, मैंने फुल रिंग और कॉकिंग ट्यूब में पहचान बताया था। कॉकिंग टूल का जो आगे कटिंग एज होता है, दोनों का कटिंग एज ब्लंट रहेगा, कुंद रहेगा, क्योंकि ये कटाई नहीं करता है। ये आगे का इसका एज ब्लंट रहता है, लेकिन इसकी कटिंग एज आगे की पतली होती है। इसका यूज होता है रिविट के हेड को प्लेट से मिलाने के लिए या प्लेट को प्लेट से मिलाने के लिए। कौन? कॉकिंग टूल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉकिंग टूल है। फुलिंग टूल में क्या था? तो फुलिंग टूल का आगे कटिंग एज देख रहे हैं, सीट की मोटाई के लगभग बराबर है। यह देखिए यह काफी कम था, मोटाई इतनी है सीट की, ये इतना सा ये कटिंग एज था, लेकिन इसकी कटिंग एज लगभग सीट की मोटाई के बराबर होती है। इसको फुलिंग टूल कहते हैं। इसका यूज किस लिए होता है भाई? तो इसका यूज होता है फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए। किसके लिए? फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए, फ्लूट टाइट ज्वाइंट, या फिर कह लीजिए लीक प्रूफ ज्वाइंट। किस लिए भाई? लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। इस काम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फुलिंग टूल यूज करते हैं, ठीक है। लीक प्रूफ ज्वाइंट या फ्लूट टाइट ज्वाइंट, जहां से हमारा जो लिक्विड वो लीक ना करे, बहे ना, तो उसी लिए देखिए इसकी मदद से दोनों सीट को बिल्कुल अच्छे से आपस में मिला देते हैं, जिससे हमारा लीक प्रूफ ज्वाइंट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फुलिंग टूल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस रिविटिंग में क्या दोष है? भाई बताने की जरूरत है क्या? अभी जस्ट पीछे आया था, रिविट क्या था? रिविट का हेड छोटा बन गया ना, नॉर्मल जो छोटा बन गया, इसका मतलब इसको कम मटेरियल मिला होगा, मतलब कम अलाउंस मिला होगा, इसकी वजह से दिक्कत आई है। तो ऑप्शन देखिए है क्या? कहीं पे बहुत कम अलाउंस। पहला ऑप्शन ये टू लिटिल अलाउंस, बहुत कम अलाउंस मिला, कम मटेरियल मिला, हेड छोटा बन गया। और बर वाला जस्ट पीछे हमने बताया था, ये प्लेटों के बीच में जो ब्लैक ब्लैक सब बर आ जाता है, वह दिक्कत है। अगला क्या है? होल ऑन द टॉप प्लेट इन नॉट इन लाइन, प्लेट में छेद लाइन में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए इस वाले का होल हमारा इधर बना हुआ है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, और ऊपर वाली प्लेट का होल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब हमने इसमें ड्रिफ्ट नहीं यूज किया, इस वजह से दोनों का होल सेंटर में नहीं है। इसका होल थोड़ा इधर, इसका इधर, तो दोनों होल लाइन में नहीं है, तो ये वाला फिगर हो जाएगा। लास्ट है रिविट बॉडी लंबवत नहीं, तो रिविट जो लगाई गई ये लंबवत नहीं। इसमें देखिए क्या है, ये जो रिविट लगी है प्लेट के लंबवत है ना 90 डिग्री पे, इसमें भी देखिए प्लेट के लंबवत 90 डिग्री पे, लेकिन इसमें क्या है हमारा रिविट देखिए टेपर लगा हुआ, लंबवत नहीं लगा, टेपर लगा हुआ। तो यही हमारा ऑप्शन इसका, रिविट बॉडी लंबवत में नहीं है, तो यह वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है? रिवेटेड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त देखिए अभी मैंने बताया फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? फुलरिंग टूल। फ्लूड टाइट फुलरिंग याद आ जाएगा ना, एफ से फ्लूड और एफ से फुलरिंग टूल याद रहेगा, ठीक है। इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है प्लेट की मोटाई के लगभग बराबर ही रहती है, ये इसका फिगर भी है। फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए, ठीक है। डॉली का काम क्या है भाई? डॉली हमारा सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। यहाँ नीचे पे देखिए रिविट की हेड की आकृति बनी हुई है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है। जस्ट
पीछे बताया था। ड्रिफ्ट क्या करता है, ड्रिफ्ट हमारा दो सीटों को होल को अलाइन करने के लिए, सीटों में होल बनाने के बाद दोनों सीटों के होल को एक सीट में लाने के लिए, अलाइन करने के लिए ड्रिफ्ट यूज करते हैं। ड्रिफ्ट हमारा टेपर में बना होता है, 8 डिग्री 19 मिनट के टेपर में, 8 डिग्री 19 मिनट के टेपर में माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। कॉकिंग टूल यह वाला है, रिविट के हेड को प्लेट से मिलाने के लिए, प्लेट को प्लेट से मिलाने के लिए इसके कटिंग एज आगे की काफी कम चौड़ी होती है, ठीक है, काफी कम चौड़ी होती है, हमारा कॉकिंग टूल होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्योंकि भाई हेम और सीम, हेम देखिए सीम क्या होता है, जब दो सीटों को मोड़ करके आपस में फंसा करके ज्वाइंट बनाते हैं तो उसको सीम ज्वाइंट बोलते हैं। और हेम क्या होता है, तो जो हमारी सीट होती है ना, मान लीजिए आपके पास यह सीट है, यह सीट है, तो वो पतली सीट होगी ना, जैसे कागज है, किनारे देखते हैं ना, कागज भी किनारे से पहले फट जाता है। अगर किनारा मोटा रहे तो जल्दी फटे ना, बीच से फटने का कम चांस होता है, किनारा फटता है तो फिर पूरा फाटते हुए चला जाता है, ठीक है। जैसे आप कॉपी वगैरह देखते हैं, जो कॉपी का कवर होता है ऊपर वाला, तो उसका भी एक किनारे से कॉपी फटती है तो फिर धीरे धीरे पूरा फट जाती है। और अगर हम किनारे पे जब उससे अच्छे से टेप चिपका देते हैं, इसलिए कॉपी वगैरह किनारे पे टेप चिपकाया जाता है, तो बीच से नहीं फटेगा, किनारा नहीं फटेगा तो सेफ बचा रहेगा। वैसे ही हमारी जब कोई सीट मेटल होती है, अगर पतली सीट मेटल होती है तो उसका किनारा कमजोर होता है, अगर किनारा फट गया तो पूरा फट जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच से जल्दी फटने का चांस नहीं होता, किनारा ही कमजोर रहता है तो वही दिक्कत करता है। तो जो पतली सीटें होती है ना, तो उसकी मान लीजिए कुछ चौड़ाई में उसको क्या करते हैं, इतना चौड़ा मान लीजिए लेकर के इसको एक बार ऊपर ऐसे मोड़ देते हैं, मतलब सीट को हम लोग एक बार ऐसे मोड़ देंगे, इस चौड़ाई एक बार मोड़ देंगे तो अब किनारा क्या हो गया, इसका मोटा हो गया, मोड़ करके अच्छे से पीट देंगे हैमर के द्वारा, मैलेट के द्वारा अच्छे से पीट देंगे, आपस में बैठ जाएगा। तो यह क्या होगा, इसका सीट का किनारा मोटा हो गया, तो उसके फटने का, क्रैक होने का डर नहीं रहेगा। तो अगर एक बार मोड़ दिया जाता है, एक बार मोड़ करके पीट देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेम। और एक बार मोड़ा आपने तो सिंगल हेम। मान लीजिए हमारी सीट ज्यादा पतली है तो उसको 2 बार मोड़ देते हैं, एक बार मोड़ा हमने, एक बार मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ दिया जाता है। अगर आपने 2 बार मोड़ दिया इस तरह से, 2 बार मोड़ दिया, अब इसको पीट देंगे, 2 बार मोड़ दिया तो हम उसको डबल हेम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डियर, डबल हेम बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे हेम बनाने से क्या होता है, हमारा मजबूत, ताकत में सुधार होता है, सीट की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। और सीम हमारा ज्वाइंट बनाने के काम आता है। तो वही हमारा अलाउंस की बात कर रहा है कि जो हम लोग अलाउंस देते हैं वह क्यों देते हैं, वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम, ठीक है। देखिए सीम बनाए या हेम बनाए, अलाउंस देना भी इसलिए जरूरी कि मान लीजिए आपको सीट कितना चाहिए, 20 mm की लंबाई की चाहिए, और आप जानते हो आपने एग्जैक्ट ले लिया 20 mm की लंबाई की सीट, कितना 20 mm लंबाई के ले लिया, और आपने किनारे पे 5 mm मोड़ करके हेम बना दिया, तो आपको तैयार करने के बाद सीट 15 mm की बची ना, और आपको 20 का चाहिए था, तो आपकी सीट कम हो जाएगी ना लंबाई। तो इसीलिए अलाउंस की जरूरत होती है कि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस दे करके रखते हैं। या फिर कोई ज्वाइंट बना रहे हैं, आपको 20 mm की सीट चाहिए था, आपने 20 लिया लेकिन 5-5 mm मोड़ करके इन्हें आपस में ज्वाइंट बना दिया, तो अब ये 20 की जगह पे 15 mm हो गई ना, तो ये छोटी हो जाएगी आपकी सीट ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं जिससे हेम या ज्वाइंट को बनाया जा सके, तो सीट हमारी छोटी ना पड़े, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है कि सही आकार भी हमारा बन जाता है, और हेम बनाने से उसके ताकत में भी सुधार होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सही आकार अलाउंस दे देंगे तो सही साइज का, सही आकार का बन पाएगा, है ना। मेंटेन करेक्ट साइज, वो सही साइज का बन पाएगा। अगर एक्स्ट्रा साइज हम रखेंगे तब, सेम रखेंगे तो मोड़ने के बाद वो छोटा पड़ जाएगा। तो सही साइज का बनेगा, प्लस उसको हेम बनाने की वजह से इंप्रूव द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। देखिए जोड़ और सोल्डर, ज्वाइंट बनाना हो या इजिएस्ट टू ज्वाइंट एंड सोल्डर, ज्वाइंट बनाना आसान हो और सोल्डरिंग करना। देखिए आपको मालूम होगा कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है या क्या होता है भाई, तो हमारा जिंक का घोल होता है डियर, क्या होता है, घोल होता है किसका, जिंक का घोल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो ब्लैक आयरन सीट होती है, जो बिना लेपित, बिना कोटिंग की हुई सीट होती है, चाहे वो राट आयरन की हो, नॉर्मल सीट हो, उसको हम लोग जिंक के घोल में डुबो करके निकालते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, उसी को हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन या साथ में जीआई सीट भी बोलता है, जीआई सीट भी बोलता है। इसको हम लोग अनाज अनाज रखने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हमारा निकिल क्रोमियम कहलाया होता है, निकिल क्रोमियम और अन्य धातु मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है ना, निकिल क्रोमियम वगैरह। जो हमारा ज्वाइंट सोल्डर की बात करा, देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अगर सोल्डर बोले, क्या बोले डियर, सोल्डर बोले तो इसका मतलब शार्प सोल्डर की बात करा, जो टीन प्लस लेड, लेड मतलब शीशा, टीन और लेड को मिला करके बनाया जाता है, जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, उसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। सिर्फ सोल्डर बोलेगा मतलब रांगे की बात कर रहा है, जो पतला वायर जो पिघल करके ज्वाइंट करता है, रांगा की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, वो किसका बना होता है, और टीन और लेड को मिला करके वो तार बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी लेड मतलब हमारा क्या, शीशा, और शीशा हमारा क्या होता है भाई, शीशा हमारा जो होता है ना, यह जहरीला होता है, क्या होता है, जहरीला होता है। इसीलिए हमें किचन उचन की अगर कोई सामग्री, हमें क्या करना,
किचन उचन की सामग्री हमें सोल्डरिंग करनी है तो वहां पे लेड वाला यूज नहीं करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, लेड यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारा जहरीला होता है, इसलिए किचन वगैरह में सोल्डरिंग करने के लिए लेड वाला यूज नहीं किया जाता, तब सिर्फ टीन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, टीन यूज किया जाता है। और पूछा भी था कौन सी धातु सबसे आसान है, तो टीन हमारा हमेशा यूज किया जा रहा है, तो ये हमारा टिन प्लेट होती है जो सबसे ज्यादा आसान होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। धातु सॉफ्ट और भारी, मैंने बताया था जो शीशा होता है हमारा, शीशा ऐसा धातु जिसपे जंग भी नहीं लगता, सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस, सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस किसमें पाया जाता है, शीशा में पाया जाता है, इसमें कभी भी जंग नहीं। भाई शीशे में कभी आपने जंग लगते हुए देखा है, कभी कितना भी पानी में पड़ा रहा है उसमें जंग नहीं लगेगा। तो सबसे अधिक कोरोजन रेजिस्टेंस भी किसमें हमारा, शीशे के अंदर है, और वही हमारी बहुत भारी और मुलायम होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेड, लेड होगा ना, शीशा धातु। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। कौन सी धातु की शीट है जो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। देखिए ब्लैक आयरन है तो ये तो बिना कोटेड वाला है, इस पे कोई कोट नहीं चढ़ाया गया है। जब हम किसी मेटल पे कोई कोट चढ़ाएंगे नहीं, कोई पेंटिंग करेंगे नहीं, तब वो कहां मौसम के संपर्क को झेल पाएगा। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसमें मैंने क्या बताया था, जो हमारा ब्लैक आयरन की शीट होती है, जो हमारा ब्लैक आयरन की शीट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक का घोल तैयार करते हैं डियर। क्या तैयार करते हैं, जिंक का घोल तैयार करते हैं। क्या, ये हमारा जिंक का घोल होता है ना, जिंक के घोल में इस ब्लैक आयरन की शीट को डुबो करके निकाल लेते हैं, तो उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जीआई शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीआई शीट बोलते हैं। और यह हमारा जंग के प्रति जो है मौसम के संपर्क को बिल्कुल आसानी से झेल सकती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है रिविटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। हम लोग रिविटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट क्यों यूज करते हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि ड्रिफ्ट हमारा क्या काम करता है। देखिए मैं इसलिए आप लोगों से बार बार बोलता रहता हूं कि आप लोग पीछे से वीडियोस देखते हुए आइए। पीछे से का मतलब है कि पार्ट 1 से, ऐसा नहीं कि आपने गलती से सामने आपके पार्ट 15 खुल गया, आप पहला इसी को देखना शुरू कर दिए, क्योंकि यह सब क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन हमारा पहले आया हुआ था, पहली बार जब आता है बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाता हूं, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पर जब वही क्वेश्चन बार बार आने लगता है ना, मतलब उससे रिलेटेड वो ऑप्शन में बार बार मिलता है, तब हम लोग हल्का हल्का उसके बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो लोग पहली बार देखेंगे तो लोग और यार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आप लोग सीरियल से देखते आइए, तब दिक्कत नहीं होगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट हमारा क्या होता है, तो यह टेपर में बना होता है, 8 डिग्री 19 मिनट का टेपर होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। 2 सीटों में होल करने के बाद उन दोनों सीटों के होल को अलाइन करने के लिए, एक चीज मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन कोई है क्या ऐसा, देखो रिविट करने वाले छिद्र को एक चीज में रखना, अलाइन द होल टू बी रिविटेड, जो होल हमें करना, जो रिविटिंग करना है जहां पे हमें उन होल को अलाइन करने के लिए, एक चीज मिलाने के लिए ड्रिफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और देखिए, इस टाइप की चीजें अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो, पढ़ने में थ्योरी ना समझ में आ रही हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो डियर। क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे ना, क्या ग्लोबल ITI, आप लोग ग्लोबल ITI सर्च करना, वहां पर हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल आसानी से ऐप को डाउनलोड करके अपनी क्लासेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी थ्योरी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, रिविटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम है, कौन सा टूल है, अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, प्लेट की मोटाई के बराबर जो टूल होता है, ये लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए, फ्लूट टाइट ज्वाइंट के लिए होता है, इसको हम लोग फुलरिंग टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने बताया भी था, एक्स से फ्लूट टाइट ज्वाइंट और एफ से फुलरिंग टूल। ड्रिफ्ट तो हाँ ठीक है, पीछे वाले में हो गया था ड्रिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या है, तो ड्रिफ्ट देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ड्रिफ्ट का फिगर है, जो हमारे होल है उनको अलाइन करने के लिए सीटों में जो होल है। ठीक है, कॉकिंग टूल, तो यह फिगर आपको कॉकिंग टूल का दिख रहा होगा, इसकी जो कटिंग एज होती है कम चौड़ी होती है, रिविट की हेड को प्लेट से मिलाने के लिए यूज किया जाता है, या प्लेट से प्लेट को मिलाने के लिए यूज किया जाता है। रिविट स्नैप, तो यह देखिए आपका रिविट स्नैप है, इसकी आगे का आकृति कैसा बना हुआ है, तो रिविट की हेड की जैसा। यही क्वेश्चन आपसे पीछे एक बार पूछा भी था कि रिविटिंग में रिविट को अंतिम आकार देने के लिए, अंतिम आकार देने का मतलब है कि जो हमारी रिविट थी भाई पहले ऐसे थी ना, एक हेड बना हुआ था, एक हेड बना हुआ था, और एक साइड हमारा फ्लैंक था, और इधर हमारी टेल था, इधर भी हमें बाद में हेड बनाते हैं। तो दूसरी साइड जो बाद में हेड बनाया जाता है लास्ट में, यही रिविट का अंतिम आकार होता है या अंतिम प्रारूप होता है। तो इस हेड को बनाने के लिए हम लोग यह रिविट स्नैप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर, रिविट स्नैप यूज करते हैं। इसमें देखिए रिविट की हेड की आकृति बना होता है, डॉली सन, ये नीचे हमारा डॉली है, नीचे डॉली पर सपोर्ट प्रदान करके ऊपर से इस पे पीटेंगे या फैल करके हेड के रूप में बन जाएगा। ठीक है, रिविट स्नैप की मदद से। और यहाँ पे ठीक है ऑप्शन फोल्डिंग टूल था, ठीक हो चुका है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? इसमें से कौन सा हैमर है जो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? इस हैमर में से कौन सा हैमर है जो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, रिवेटिंग करने के लिए आसान? देखिए अब आप लोग को फिगर देख करके आप पकड़ लोगे। जैसे आपके पास रिविट थी ना डियर, क्या था? रिविट सा। हमारे पास क्या था भाई? रिविट सा। ये हो गई हमारी रिविट। एक साइड रिविट का हेड बना था, दूसरी साइड भी हमने क्या किया? रिविट का हेड बना दिया, ठीक है, हेड बन गया। अब जो हमने रिविट का हेड बनाया डियर, यह कैसे बनना? इस टाइप से बनना ना। तो ऐसी आकृति बनाने के लिए इसमें किसी का दिख रहा है कि आपको कि हाँ, यह बॉल पिन हैमर जो है, यह पहला फिगर किसका है? यह बॉल पिन हैमर का है। दूसरा वाला हमारा क्रॉस पिन हैमर का है। तीसरा वाला हमारा स्ट्रेट पिन हैमर का है, ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर का है। तो बॉल पिन के ऊपर की आकृति बॉल जैसी है और हमें रिविट के हेड को भी वैसा ही बनाना है। इसका मतलब हम लोग इसकी मदद से रिविट का हेड बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। रिविटिंग करने के लिए या रिविट का हेड बनाने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर यूज करते हैं। इसकी मदद से बॉल जैसी आकृति बना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस पिन हैमर, तो ये देखिए हमारा क्रॉस पिन हैमर है। अगर हम इसका हैंडल बना दें इस तरह से, ये हमारा इसका क्या हो गया भाई? हैंडल हो गया। इसकी पिन देखिए, जो हैंडल है हैंडल के क्रॉस में है ना, पिन हमारा हैंडल के क्रॉस में, फिगर में दिख रहा होगा, हैंडल और पिन दोनों एक दूसरे के क्रॉस में है, तो इसको क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर, देखिए क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, तो ये वाला हमारा स्ट्रेट पिन है, ये हमारा क्रॉस पिन हो गया। स्ट्रेट पिन हैमर में हमारा क्या है भाई? तो इसमें अगर मैं हैंडल बना दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका पिन है, जो हैंडल, दोनों एक ही चीज में, हैंडल की एक्सेस और इसकी एक्सेस दोनों एक ही चीज में है। जो एक ही चीज में होती है तो इसको हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका यूज कहीं कॉर्नर में चोट लगाने के लिए, मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई धातु है, यहाँ पे हमें कोने में चोट लगाना, अगर क्रॉस पिन हैमर से करेंगे तो यहाँ करके यहीं पे टकरा जाएगा ना भाई, ये हैंडल के क्रॉस में है, जब ऐसे आप मारने जाएंगे तो यहीं कोने में पहुंच ही नहीं पाएगा। जबकि इसका क्या है? इसकी पिन हैंडल की सीध में है, तो ये हमारा क्या होगा भाई? ये कॉर्नर में आसानी से पहुंच जाएगा और यहाँ कॉर्नर में चोट लगा पाएगा। तो कॉर्नर में चोट लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जो भी हैमर है हमारा ना, हैमर का जो हैंडल होता है हम लोग लकड़ी का बनाते हैं। कई बार ये भी पूछा कि हैमर को लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब हम लोग चोट लगाते हैं ना, तो आप क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पढ़ेंगे कि जितना हम कहीं क्रिया करेंगे उतना उल्टा फोर्स भी लगता है। तो अगर हमारा मेटल वगैरह का हैंडल होगा ना, तो जो आप चोट लगाओगे, जितना तेजी से हैमर से प्रहार करोगे, उतना ही झटका आपके हाथों पर लगेगा, पूरा हाथ झंझना जाएगा, चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी का हम लोग हैंडल यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? जब हम लोग चोट लगाते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है ना, लकड़ी की खासियत है कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वह झटका आपके हाथों पे नहीं आता, इसलिए हैंडल इसका लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक हैमर क्या आता है? देखिए हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है प्लास्टिक हैमर या मैलेट हो गया। तो इसमें हम लोग या तो जो हेड होगा ना, प्लास्टिक का बना होगा, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल हैमर में ही दोनों साइड प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं। उसके दोनों फेस पर क्या करते हैं? हैमर के दोनों फेस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है। तो प्लास्टिक हैमर होता है, इसका यूज ऐसी जगहों पे करते हैं जब हमारा जॉब पूर्ण रूप से तैयार हो गया और उस पर थोड़ा बहुत हमें हैमरिंग वगैरह करना है। तो जॉब जब पूर्ण रूप से तैयार होगा, उस पर अगर नॉर्मल हैमर से हम लोग चोट लगा देंगे तो उस पर क्या होगा? पता चला आप पूरा फिनिशिंग करके अच्छा जॉब बनाए थे, फिर हैमर से चोट लगाने की वजह से उस पर निशान आ जाएंगे हैमर के। तो हैमर के निशान ना आए, इसीलिए हम लोग जब जॉब पूर्ण रूप से फिनिश होता है, उस पर थोड़ा बहुत काम करना होता है। तो हैमर पे जॉब पे हमारा निशान ना आए, फिनिश की अवस्था खराब ना हो, उसके लिए प्लास्टिक हैमर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपकी क्लासेज खत्म होती है तो आपका काम यहीं पे नहीं खत्म होता है। आपको क्या करना है भाई? इसके बाद आपको तुरंत इस वेबसाइट पे जाना है, www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाना है आपको। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप टेस्ट कैसे लगा सकते हो। वहां पे जाइए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद फिर आकर के कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का टारगेट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।